नमस्कार। आज हम कुछ हाथ से लिखे नोट्स के जरिए आनुवंशिकता और विविधता के सिद्धांतों की गहराई में उतर रहे हैं। हमारा मकसद है इन नोट्स से जो सबसे अहम जानकारियां हैं उनको निकालना और समझना कि जीव अपने माता पिता जैसे क्यों दिखते हैं और फिर भी उनसे अलग क्यों होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये शब्द जेनेटिक्स, ये कहाँ से आया? नोट्स बताते हैं कि ये ग्रीक शब्द जेनेसिस से निकला है, जिसका मतलब है बनना या विकसित होना। और विलियम बेटसन वो पहले शख्स थे जिन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया। असल में जेनेटिक्स दो चीजों का मिला-जुला अध्ययन है। एक तो आनुवंशिकता मतलब हेरिडिटी और दूसरी विविधता वेरिएशन। आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी का मतलब तो काफी सीधा है। वो प्रक्रिया जिससे गुण या लक्षण माता पिता से बच्चों में जाते हैं। इसी वजह से तो परिवारों में शक्ल सूरत या आदतें मिलती जुलती हैं, है ना? बिल्कुल। और दूसरा हिस्सा है विविधता यानी वेरिएशन। ये वो अंतर हैं जो हमें एक ही प्रजाति के जीवों के बीच देखने को मिलते हैं। या हम कह सकते हैं कि भाई बच्चे अपने माँ बाप से किस हद तक अलग होते हैं। ये विविधता ही है जो दुनिया को इतना रंगीन बनाती है। मतलब कोई भी दो इंसान बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, जुड़वा भी नहीं। हाँ, सही कहा। और ये विविधता आती कैसे है? नोट्स में दो तरह की विविधता का जिक्र है। पहली है सतत विविधता, कंटिन्यूअस वेरिएशन। ये छोटे छोटे अंतर होते हैं जो हर पीढ़ी में थोड़े बहुत दिखते हैं, जैसे लंबाई में कुछ सेंटीमीटर्स का फर्क या त्वचा के रंग में हल्का बदलाव। नोट्स के मुताबिक इसका कारण है क्रॉसिंग ओवर और पुनर्संयोजन। ये वो प्रक्रियाएं हैं जो जनन कोशिकाएं बनाते समय गुणसूत्रों के हिस्सों की अदला बदली से होती हैं। हाँ, और ये सतत विविधता बहुत जरूरी है। सोचिए, ये एक तरह से प्रकृति का तरीका है धीरे धीरे किसी प्रजाति को उसके माहौल के हिसाब से ढालने का। हर पीढ़ी में थोड़े बेहतर अनुकूलन वाले जीव पैदा होते जाते हैं। अच्छा, और दूसरी तरह की विविधता है असंतत विविधता, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। ये एकदम अलग है। अचानक होने वाले बड़े बदलाव जो जरूरी नहीं कि हर पीढ़ी में दिखें। नोट्स में इसका कारण बताया गया है उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। डीएनए में अचानक आया कोई बड़ा फेरबदल। और ये असंतत विविधता भी कमाल की चीज है। जहां सतत विविधता धीरे धीरे बदलाव लाती है, वहीं म्यूटेशन कभी-कभी विकास के रास्ते में एक बड़ा जंप ला सकता है। हो सकता है इससे कोई एकदम नया लक्षण पैदा हो जाए जो उस जीव के लिए बहुत फायदेमंद या नुकसानदेह साबित हो। ये विकास का एक तेज तरीका हो सकता है। तो नोट्स यहाँ ये इशारा कर रहे हैं कि प्रकृति के पास बदलाव लाने के लिए धीमे और तेज दोनों तरह के रास्ते मौजूद हैं। इन दोनों यानी आनुवंशिकता और विविधता के पीछे जो असल प्रक्रिया काम करती है वो है वंशानुक्रम, इनहेरिटेंस। लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ना, ये जेनेटिक्स की बुनियाद है एक तरह से। अच्छा, अब जरा उन लोगों की बात करें जिन्होंने इस समझ को बनाने में मदद की। नोट्स में कुछ बड़े नाम हैं। सबसे पहले जाहिर है ग्रेगर जोहान मेंडल। इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। मटर के पौधों पर इनके काम ने ही तो पहली बार समझाया कि लक्षण कुछ नियमों के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेंडल ने तो नींव रखी, लेकिन फिर विलियम बैटसन आए, जिन्हें आधुनिक आनुवंशिकी का जनक भी कहते हैं। इन्होंने ना सिर्फ जेनेटिक्स शब्द दिया, बल्कि इस विषय को समझने के लिए जरूरी भाषा गढ़ी। नोट्स बताते हैं कि अलील, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, F1, F2 पीढ़ी, F मतलब फिलियल यानी संतान, ये सब शब्द बैटसन की देन है। इनके बिना तो जेनेटिक्स पर बात करना ही मुश्किल होता। सही बात है। फिर नाम आता है T.H. मोगन का। इन्हें प्रायोगिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने फलमक्खी ड्रोसोफिला पर ढेरों प्रयोग किए। नोट्स के मुताबिक मॉर्गन ने लिंकेज मतलब जीन्स का साथ साथ रहना, सेक्स लिंकेज मतलब लिंग से जुड़े लक्षण, क्रॉसिंग ओवर और क्रिस क्रॉस वंशानुक्रम जैसी अहम बातें बताईं। और यही वो थे जिन्होंने पहली बार पक्के तौर पर कहा कि जीन गुणसूत्रों पर एक लाइन में लगे होते हैं। क्या बात है! सोचिए कितना बड़ा कदम था ये। मेंडल ने बताया कि कुछ है जो लक्षणों को आगे ले जाता है। मॉर्गन ने दिखाया कि वो कुछ असल में गुणसूत्रों पर मौजूद है। और फिर ए गैरोड आए, जिन्हें मानव आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है।
नोट्स बताते हैं कि इन्होंने पहली बार किसी इंसानी बीमारी एल्कप्टोन्यूरिया या ब्लैक यूरिन रोग को एक आनुवंशिक गड़बड़ी से जोड़ा। ये समझना कि जेनेटिक्स सिर्फ पौधों या मक्खियों की बात नहीं बल्कि सीधे इंसानी स्वास्थ्य से जुड़ी है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। इसमें बार बार इस्तेमाल हुए हैं और जेनेटिक्स को समझने के लिए जरूरी हैं। पहला है कैरेक्टर। इसका मतलब है किसी भी जीव की कोई भी पहचानी जा सकने वाली खूबी, जैसे पौधे की लंबाई या फूल का रंग, और इसी से जुड़ा है ट्रेट। ये कैरेक्टर के अलग अलग रूप होते हैं। जैसे अगर तने की ऊंचाई कैरेक्टर है तो लंबा होना और बौना होना उसके ट्रेट्स हैं। अगर फूल का रंग कैरेक्टर है तो बैंगनी और सफेद उसके ट्रेट्स हैं। ये फर्क समझना जरूरी है। कैरेक्टर मतलब खूबी, ट्रेट मतलब उस खूबी के अलग अलग प्रकार। ठीक है, अब आते हैं उस चीज पर जो ये सब कंट्रोल करती है, जीन। नोट्स इसे वंशानुक्रम की कार्यात्मक इकाई कहते हैं, फंक्शनल यूनिट। यानी ये वो बुनियादी हिस्सा है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। मेंडल ने इसे तत्व या कारक कहा था, बाद में जोहानसन ने जीन शब्द दिया। नोट्स में एक दिलचस्प लाइन है, हर जीन डीएनए है पर हर डीएनए जीन नहीं। मतलब जीन डीएनए का ही एक हिस्सा होता है, लेकिन डीएनए में जीन के अलावा भी बहुत कुछ होता है। और हम रासायनिक तौर पर जीन डीएनए ही है। तो जीन वो क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन मैनुअल का एक हिस्सा है जो बताता है कि कोई खास लक्षण कैसा होगा। लेकिन यहाँ एक पेंच है, एक ही इंस्ट्रक्शन के थोड़े अलग अलग वर्जन हो सकते हैं। इन्हीं वर्जन्स को एलील्स या एलिलोमॉर्फ्स कहते हैं। ये एक ही जीन के वैकल्पिक रूप हैं। नोट्स बताते हैं कि ये समरूप गुणसूत्रों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पर एक ही जगह, जिसे लोकस कहते हैं, पर मौजूद होते हैं। अच्छा, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पौधे की लंबाई के लिए एक जीन है, तो उसके 2 एलील हो सकते हैं। एक जो लंबेपन का निर्देश देता है, मान लीजिए कैपिटल T, और दूसरा जो बौनेपन का निर्देश देता है, मान लीजिए स्मॉल t। ये दोनों एलील लंबाई वाले जीन के ही रूप हैं और गुणसूत्रों पर अपनी तय जगह लोकस पर पाए जाते हैं। नोट्स में TT, PP, RR जैसे उदाहरण इसी को दिखाते हैं, है ना? बिल्कुल। और कोई जीव किसी लक्षण के लिए कैसा दिखेगा, ये इस पर निर्भर करता है कि उसके पास उस जीन के कौन से एलील मौजूद हैं। यहीं पर 2 और शब्द आते हैं। अगर किसी जीव के पास एक जीन के दोनों एलील एक जैसे हैं, जैसे या तो दोनों लंबेपन वाले TT या दोनों बौनेपन वाले TT, तो उसे होमोजाइगस कहते हैं। नोट्स में इसे शुद्ध प्रजनन या प्योर ब्रीडिंग भी कहा गया है। और अगर उसके पास एक जीन के दोनों एलील अलग अलग हैं, जैसे एक लंबेपन वाला T और एक बौनेपन वाला T यानी TT, तो उसे हेटेरोजाइगस कहते हैं। नोट्स इसे अशुद्ध या संकर मतलब हाइब्रिड भी बताते हैं। तो होमोजाइगस मतलब एक जैसा जोड़ा, हेटेरोजाइगस मतलब अलग अलग जोड़ा, सीधी सी बात। यहीं पर एक और स्थिति का जिक्र नोट्स में है जो थोड़ी खास है, हेमीजाइगस। ये तब होता है जब किसी द्विगुणित जीव में किसी जीन का सिर्फ एक ही एलील हो, जोड़ा हो ही नहीं। इसका सबसे आम उदाहरण इंसानों में लिंग गुणसूत्रों X और Y पर मौजूद जीन्स हैं। पुरुषों में एक X और एक Y गुणसूत्र होता है, तो X गुणसूत्र पर मौजूद कई जीन्स का Y पर कोई जोड़ीदार एलील नहीं होता। ऐसी स्थिति को हेमीजाइगस कहते हैं। अच्छा, ये सब तो हुई अंदर की बात, यानी एलील के जोड़े कैसे हैं। लेकिन बाहर से जीव कैसा दिखता है? यहाँ 2 और बेहद जरूरी शब्द आते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब किसी जीव की आनुवांशिक बनावट, यानी उसके पास किसी लक्षण के लिए कौन से एलील है, TT, TT या TT। और फिनोटाइप मतलब उस जीव की बाहरी शक्ल या वो लक्षण जो हमें दिखाई देता है, जैसे लंबा या बौना। लेकिन यहाँ नोट्स एक बहुत जरूरी बात पर जोर देते हैं, फिनोटाइप सिर्फ जीनोटाइप पर निर्भर नहीं करता। ये जीनोटाइप और पर्यावरण मतलब एनवायरनमेंट के आपसी तालमेल का नतीजा होता है। इसी बात को समझाने के लिए नोट्स में फेनोकॉपी का जिक्र है। ये बड़ी दिलचस्प चीज है। फेनोकॉपी तब होती है जब 2 अलग-अलग जीनोटाइप वाले जीव सिर्फ पर्यावरण के असर से एक जैसा फिनोटाइप दिखाने लगते हैं। नोट्स वाला उदाहरण लें, एक पौधा है जिसका जीनोटाइप TT है, वो सामान्य माहौल में लंबा होता है। दूसरा पौधा है जिसका जीनोटाइप TT है, वो सामान्य माहौल में बौना होता है। लेकिन अगर इस TT पौधे को गिब्बरेलिन हार्मोन वाले माहौल में उगाया जाए तो वो भी लंबा हो जाता है। तो देखिए, दोनों पौधे बाहर से लंबे दिख रहे हैं,
ये उनका फिनोटाइप है, लेकिन उनकी अंदरूनी बनावट जीनोटाइप TT-VS-TT और उनका माहौल सामान्य VS के ब्रेलन युक्त बिल्कुल अलग है। ये दिखाता है कि पर्यावरण कितना ताकतवर हो सकता है। वो जीन के असर को भी बदल सकता है। ये सिर्फ जीन्स की कहानी नहीं है, माहौल भी एक बड़ा खिलाड़ी है इसमें। अब एक और सवाल उठता है, अगर किसी जीव में दो अलग-अलग एलील हैं, मतलब हेटेरोजाइगस, जैसे TT, तो फिनोटाइप कौन सा दिखेगा, लंबा या बौना? यहीं पर प्रभावी यानी डोमिनेंट और अप्रभावी यानी रिसेसिव एलील का कॉन्सेप्ट आता है। नोट्स के अनुसार प्रभावी एलियल वो है जो हेटेरोजाइगस TT स्थिति में भी अपना असर दिखा पाता है। जैसे मटन में लंबेपन वाला एलील T प्रभावी है, इसलिए TT जीनोटाइप वाला पौधा भी लंबा ही होता है, क्योंकि T अपना प्रभाव दिखा देता है, भले ही T भी मौजूद हो। प्रभावी एलील अकेले ही काफी होता है अपना रंग दिखाने के लिए। और अप्रभावी एलील वो है जो सिर्फ होमोजाइगस स्थिति में ही अपना असर दिखा पाता है, यानी उसे अपना प्रभाव दिखाने के लिए अपने जैसे दूसरे एलील की जरूरत होती है। मटर में बौनेपन वाला एलील T अप्रभावी है। पौधा बौना तभी होगा जब उसके पास दोनों एलील TT हों। TT स्थिति में प्रभावी T के सामने बेचारा T छिप जाता है। अंत में एक शब्द है जीनोम। जीनोम इसका मतलब है किसी जीव के पास मौजूद सारे जीन्स का पूरा सेट, जो उसके गुणसूत्रों के एक अगुणित सेट, हैप्लॉइड सेट में होता है। ये उस जीव की पूरी जेनेटिक लाइब्रेरी है, कह सकते हैं। नोट्स में एक क्रम भी दिया है। N बेस से न्यूक्लियोटाइड, उससे जीन, जीन से गुणसूत्र और गुणसूत्रों के सेट से जीनोम। ये दिखाता है कि कैसे जानकारी छोटे से बड़े स्तर पर ऑर्गेनाइज्ड है। नोट्स में एक तथ्य ये भी है कि इंसानी Y गुणसूत्र पर करीब 231 जीन होते हैं, जो बाकी गुणसूत्रों से काफी कम है। तो आज हमने इन नोट्स के जरिए जेनेटिक्स की दुनिया की एक झलक देखी। हमने समझा कि आनुवंशिकता क्या है, विविधता क्यों जरूरी है और कैसे आती है। हमने मेंडल से लेकर गैरोट तक के सफर को देखा और फिर जीन, एलील, जीनोटाइप, फिनोटाइप जैसे बुनियादी शब्दों को समझा। खास कर ये बात कि हमारा दिखना सिर्फ हमारी जीन्स पर नहीं, माहौल पर भी निर्भर करता है। ये फिनोकॉपी वाली बात काफी सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में जुड़े हैं। जीन से एलील बनते हैं, एलील के जोड़े जीनोटाइप तय करते हैं और जीनोटाइप पर्यावरण के साथ मिलकर फिनोटाइप बनाता है। प्रभावी और अप्रभावी एलील तय करते हैं कि हेटेरोजाइगस स्थिति में कौन सा लक्षण दिखेगा, और ये सारी प्रक्रियाएं मिलकर तय करती हैं कि लक्षण कैसे आगे बढ़ते हैं और विविधता कैसे पैदा होती है। नोट्स में आगे प्रभाविता की अवधारणा पर और बात करने का इशारा है, जो शायद इस समझ को और गहरा करेगा। आज की इस चर्चा से मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। जिस तरह बाहरी माहौल जीनोटाइप के असर को बदलकर फिनोकॉपी बना सकता है, उसी तरह हमारे अपने जीवन में हमारे व्यवहार या क्षमताओं पर हमारी अंदरूनी बनावट मतलब जीन्स और बाहरी दुनिया, परवरिश, समाज, मौके का कितना जटिल असर होता होगा। क्या हम कभी पूरी तरह समझ पाएंगे कि हम जो हैं उसमें कितना नेचर है और कितना नर्चर? और दूसरा विचार म्यूटेशन से जुड़ा है। ये जो अचानक बड़े बदलाव आते हैं, ये किसी आबादी में कैसे अपनी जगह बनाते होंगे, खासकर अगर वो शुरुआत में बहुत कम लोगों में हो। ये कुछ बड़े सवाल हैं जो इन बुनियादी सिद्धांतों से निकलते हैं।